तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विराट राजपूत, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बड़ा ही इजी, बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा चैप्टर है। सबसे पहले इसका हम इंट्रो देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, इसमें है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो पेयर पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। ऑफ मतलब क्या होता है, का, के, की, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब होता है रेखिक। इक्वेशन मतलब समीकरण। इन मतलब में, टू मतलब दो, और ये क्या है, वेरिएबल मतलब चर। हम सभी को पता है, इन सबके मतलब नहीं पता तो जोड़ा। पेयरिंग, पेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं जूते का जोड़ा, है ना। जोड़े की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो नंबर की, दो क्वांटिटीज की बात करते हैं। ऑफ तो सपोर्टिंग लगाया काके की। और लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है, रेखिक। इससे प्रीवियस चैप्टर था पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, एनसीईआरटी जो है ना, एक गेम की तरह है। जैसे लेवल 2 पे जाना है तो लेवल 1 को क्लियर करना पड़ेगा। चैप्टर 2 की पढ़ाई, चैप्टर 3 की पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब चैप्टर 2 की बेसिक्स नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कितनी तरह की होती हैं, तो मैंने उसमें बताया जो पॉलिनोमियल होता है वो टू बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन करी थी। तो जो डिग्री के बेसिस पे था वो कितने तरह के होते थे डिग्री के बेसिस पे, एक होता था लीनियर और एक होता था क्या, क्वाड्रेटिक, और एक क्यूबिक। इन सभी के मतलब आपको पता ही होंगे। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, तो ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, हाईएस्ट डिग्री बताओ 2, तो क्या हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का एग्जांपल, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू में 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। हमने बात करनी है यहाँ पे किसकी, सिर्फ लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, जिसकी पावर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, जब एंटायर टर्म के बाजू में 0 लग जाए, पूरी इक्वेशन है उसके बगल में क्या लग जाए, पूरी टर्म्स है, यहाँ पे सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, और उसके इक्वल में क्या लग जाए, 0 लग जाए, तो वो क्या होगा, इक्वेशन होगा। n का मतलब पता है, तो 2 मतलब क्या, 2 मतलब होता है 2, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जिनके पास एबिलिटी हो अपनी वैल्यूज को वेरी करने की, मतलब चेंज करने की। कुछ भी हो सकते हैं, x, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y कुछ भी वैल्यू हो सकती है, z कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो समझ रहे हो ना, जिनके पास एबिलिटी हो अपनी वैल्यूज को चेंज करने की, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो हमने कितने वेरिएबल की बात करनी है, हमने सिर्फ 2 वेरिएबल की बात करनी है। कौन कौन से, x और y। कितने वेरिएबल हो गए, 2। किस फॉर्म में बात करनी है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी इनकी, ओनली 1 होगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें दो, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है जी। तो ये कौन सा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक और बोलूं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर तो है ये, बट कितने वेरिएबल हैं इसमें, इसमें है सिर्फ 1 वेरिएबल, तो इसका नाम क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा,
तो अब इसने एक बात करी है, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, और क्या पेयर होना चाहिए, उनका पेयरिंग भी होनी चाहिए, मतलब जोड़ा होना चाहिए। तो मेरी बात को समझो, इतने से हम ये समझ गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होने वाली है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है लीनियर इक्वेशन की, वो कैसे होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमको लीनियर इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। बट इसने बोला है पेयरिंग होनी चाहिए, मतलब क्या, पेयर होना चाहिए। तो पेयर के लिए मतलब सेम ऐसी ही इक्वेशन नीचे और आएगी, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, इन दोनों की पेयरिंग, ये दोनों जुड़ गए। मैंने बोला ना पेयरिंग मतलब क्या, जोड़ा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि b की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर इक्वेशन 1 का b बताऊं या इक्वेशन 2 का b बताऊं, है ना। मैं बोलूं कि c की वैल्यू बताओ, तो c तो इसमें भी और इसमें भी है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इक्वेशन 1 के जितने भी कोफिशिएंट थे, आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो जो इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, उनके आगे लगा दिया 1। जैसे इक्वेशन 1 का a है तो a1, b1, c1। इक्वेशन 2 का a2, b2, c2। समझ में आया। देखो इक्वेशन 1 थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या बनती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 थी, इसके कोफिशिएंट को हमने क्या मान लिया, a1, b1, c1 और a2, b2, c2। समझ में आया, ठीक है। तो अब हमारे लिए इजी हो गया है ये बोलना। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि b1 की वैल्यू बताओ, तुम सीधा सीधा यहाँ पहुंच जाओगे कि जी b1 तो यहाँ पे है। मैं बोलूंगा c2 की वैल्यू बताओ, तो आप यहाँ बताओगे। a2 की वैल्यू बताओ, तो तुम बता पाओगे। अब इसका रीजन समझ में आ गया। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मैंने नाम बताया तुमको, रेखिक। रेखिक कुछ सिमिलर सा लग रहा है ना कि रेखा, रेखा मतलब लाइन, मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन जो एक लाइन की फॉर्म में लिखी जा सके। तो एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन देती है, यह बात याद रखनी है आप सभी को कि एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन देती है। लाइन किसके ऊपर आएगी, लाइन किसके ऊपर आएगी, लाइन आएगी ग्राफ के ऊपर। अब आप सभी को ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए जरूर। तो जानते हैं ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो ग्राफ, एक्चुअल में ग्राफ तो वैसे बहुत सारे होते हैं, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है ना, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, जो दो नंबर लाइनों से मिलके बने, टू नंबर लाइन से मिलके बने, ठीक है ना। नंबर लाइन का मतलब पता है सभी को। नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो एन। मतलब ये जो 0 होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, ठीक है। इसके राइट साइड में, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ग्राफ का मतलब मैंने क्या बताया, ग्राफ वो जो 2 नंबर लाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एक नंबर लाइन तो ऐसी हो गई। अब जो 2 नंबर लाइन होगी वो कैसे होंगी, एक तो होगी भाई हॉरिजॉन्टल, और एक होगी क्या, वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, लेटी हुई रेखा, ठीक है। वर्टिकल मतलब क्या, खड़ी हुई। तो जो लेटी हुई रेखा होगी उसे क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस। नंबर लाइन बना दी, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे 0 आएगा इसका, ये पॉजिटिव साइड होती है तो इसलिए +x, और ये नेगेटिव साइड होती है इसलिए -x। -x को हम x डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या था, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, जो सीधी खड़ी हो। तो ये सीधी खड़ी हुई है, यहाँ पे क्या जगह y, ये नेगेटिव साइड है तो
वाई डैश। ठीक है, इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इस तरीके से चलते जाएंगे, इधर सारे 1 2 3, ऐसे इधर सारे नेगेटिव 2 3 4, मतलब इस तरीके से। समझ में आया ग्राफ क्या होता है? अब मेरी बात समझो, जैसे कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन दी तुमको, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, किसकी फॉर्म में है ये? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ना ये? तो मैंने बोला एक लीनियर इक्वेशन हमको एक स्ट्रेट लाइन देती है। कैसे देती है? ग्राफ बनाना आता है सभी को? तो पहले टेबल ड्रॉ कर लो एक, x और y। क्या करो, सबसे पहले c को उधर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3। इजी तरीका, सबसे इजी तरीका ग्राफ बनाने क्या होता है कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो और दूसरी बार y की वैल्यू 0 रखो। एक बार अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? y की वैल्यू आ जाएगी 3 आएगी। नेक्स्ट टाइम में मैं क्या रखूंगा? y की वैल्यू रखूंगा मैं 0। जब मैं y की वैल्यू को 0 रखूंगा तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। मेरे पास देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, इनको टेबल में रख देते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तब मेरा y कितना आया? 3। और जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तब मेरा x कितना आया? 3। ठीक है, अब इसी में समझ लो, थोड़ा रफ सा है। जब x की वैल्यू 0 थी, मतलब x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? 0, 0 यहाँ पे है। y एक्सिस पे 3 ढूंढो, y एक्सिस पे 3 कहाँ है? यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, निर्देशांक कैसे होते हैं? x और y की फॉर्म में होते हैं, मतलब पहले x एक्सिस का नंबर आता है और फिर आता है y एक्सिस का नंबर। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस पे कितना नंबर चुना था आपने? 0, और y एक्सिस पे कितना नंबर था? 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,3। नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ, x कितना है? 3 है, x है यहाँ पे 3, x एक्सिस पे 3 ढूंढा। y एक्सिस कितना है? y तो 0 है, मतलब कहीं बढ़ा ही नहीं, तो ये आ गया। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। x एक्सिस पे कितना नंबर पे गए आप? 3 पे गए, y पे कितने पे गए? 0 पे, तो 3,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इन दोनों जॉइंट्स को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला दो, क्या ही तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई? ये किसकी फॉर्म? ये क्या था? ये एक्चुअल में क्या लिखा है तुमने? ये इक्वेशन फॉर्म कर दी, ये वाली इक्वेशन को तुमने एक लाइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? जिस ऐसी इक्वेशंस जिसको हम एज अ लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस पे? ऑन अ ग्राफ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे थी 2 लीनियर इक्वेशन, मतलब कि क्या होगा? 2 लाइन आएंगी एक ग्राफ में। भाई एक लीनियर इक्वेशन ने एक लाइन दी, तो 2 लीनियर इक्वेशन मुझे 2 लाइनें देंगी, है ना? अब बिना देखे, बिना ग्राफ बनाए आप कैसे बताएंगे कि ग्राफ आपका कैसा बनेगा? जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ आपका 3 तरह का बनेगा। देखो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्या क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0। अगली इक्वेशन क्या थी मेरी? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। 2 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन मतलब 2 लाइनें बनेंगी। अब सब तुमने क्या करना है, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, सिर्फ देख के बता दोगे कि ग्राफ बनेगा कैसे। इनके कोफिशिएंट के रेशो ले लो, मतलब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, समझ रहे हो? इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इन दोनों कोफिशिएंट लेके चलने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? a1, दूसरे वाले में, दूसरी इक्वेशन में a2, ये रेशो आ गया। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट है b1 अपॉन b2 के, समझ में आया? a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी। ठीक है ना? कैसा बनता है ये ग्राफ? जब 2 लाइनें आपस में काट दें, इस तरीके से। 2 लाइनें थी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 की लाइन होगी और ये इक्वेशन 2 की लाइन होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो था पहला पॉइंट।
दूसरा, अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल नॉट है C1 अपॉन C2 के, तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका? पैरेलल। पैरेलल मतलब समान अंतर, जो दो लाइनें कभी आपस में जाके नहीं मिलती आगे जाके, ऐसे। अब ये लाइनें क्या है? आपस में आगे जाके नहीं मिलेंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और इक्वल है C1 अपॉन C2 के, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट। कांस्टेंट कैसा होता है? मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब सपोज करो ये लाइन जा रही है, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन जा रही है, तो उसे कैसे बोलेंगे? कोइंसिडेंट। ओके, अब मेरी एक बात को ये देखो बनाया किस तरीके से, इक्वल नॉट, फिर इसको शिफ्ट कर दो इक्वल नॉट को इधर, फिर इक्वल नॉट बाहर ही निकल गया। मतलब पहला इक्वल नॉट, फिर दूसरे वाला जो रेशो होगा वो इक्वल नॉट होगा, तीसरे वाले में सारे बराबर होंगे। पहले वाला अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट हो B1 अपॉन B2 के, तो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। अब ये वैल्यूज पता है ना कैसे आएंगी? एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन बोल देते हैं हम ऐसी 4x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो इक्वेशन 1 हो गई, ये क्या हो गई? ये हो गई इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। A1 की वैल्यू बताओ, फटाफट से आप क्या बताओगे? 2 है जी। A2 की वैल्यू बताओ 4, B1 की वैल्यू बताओ, सिर्फ B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू बताओ। अब एक काम बात मान के चलो, यहाँ पे होता माइनस, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे है माइनस, और मैं पूछूं आपसे B2 की वैल्यू, तो B2 की वैल्यू अब 2 नहीं बताओगे, क्या बताओगे? -2, ठीक है ना। C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 7, बस इनके रेशो रखने हैं, 2/4, इसका B1/B2 का 3/-2। क्या ये दोनों बराबर हैं? काटता है काट दो, 1/2 आएगा। क्या 1/2 इक्वल है 3/-2 के? नहीं है, तो ये कौन सा केस बन गया? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, ये वाला केस है। मतलब जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुनो, मेरी एक और बात सुनो, दो लाइनें आपस में जितने पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट, दो लाइनों के जितने कॉमन पॉइंट होंगे उतने ही क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया? दो लाइन है, दो लाइनों के जितने कॉमन पॉइंट होंगे, मतलब जितने पॉइंट से वो आपस में एक दूसरे को काटेंगी, उतने ही क्या होंगे? उनके सॉल्यूशंस होंगे। जैसे ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, इन दोनों लाइनों ने आपस में कितने पॉइंटों पे काटा? मतलब कॉमन पॉइंट कितने हैं इसके? जो इसमें भी और इसमें भी हो, एक पॉइंट है। ये लाइन इस लाइन को एक पॉइंट पे काट रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी, क्या लाइन 1 लाइन 2 को किसी पॉइंट पे काट रही है? नहीं काट रही, तो इससे क्या है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये देखो, ये है लाइन 1 और इसी के ऊपर है लाइन 2। अब क्या हो रहा है? हर एक पॉइंट पे लाइन 1 लाइन 2 को काट रही होगी। समझ में आया? लाइन 1 लाइन 2 को हर एक पॉइंट पे काट रही होगी, मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे इसमें, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, मतलब हर एक जगह पे कॉमन पॉइंट होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये टेबल है, इसको याद करना, इसको समझ लेना ध्यान से। क्या होगा कि 1 सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है
अगली चीज है, अगर सॉल्यूशन है तो वो केस कौन सा होगा, वो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट है। अब इस केस में देखो, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट। इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो कॉमन सी बात है, ये क्या होगा, ये तो कंसिस्टेंट होगा ही ना। हाँ, तो ये है हमारी टेबल, ये कर डाला तो लाइक झींगा लाला। अब देखो, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो पेयर होता है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, पहले वो लिख लेते हैं। ए एक्स सी वन इज इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, c2 इज इक्वल टू में 0। दो इक्वेशंस है हमारे पास, इन दोनों के हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। अब न्यू एनसीईआरटी में 3 है, जो पहले वाली बुक थी उसमें 4 तरीके थे, अब एक कट चुका है। तो जो पहला मेथड होता है वो क्या होता है, ग्राफिकली मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम x और y की वैल्यू, मतलब कि अपनी इक्वेशंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली तो मैंने आपको बताई दिया, अभी तो एक इक्वेशन का बताया था। अभी जब सवाल करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें पूरा क्लियर करवा दूंगा। ग्राफ बनाना तो आ गया ना, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब हम सीखते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि वैल्यू को पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, उसके अंदर रखना। ठीक है ना। सपोज करो मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन दे रखी है मुझे, कुछ भी मान लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। दूसरा मुझे दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू में -4। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, x माइनस 2y इज इक्वल टू में -4। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, ये मेरी इक्वेशन 2 होगी। बड़ा ही आसान सा मेथड है, सब कुछ अपनी चलानी है। ठीक है ना, इसके हिसाब से चलना ही नहीं है, जो करना है आपने अपने मन से करना है। जो भी इक्वेशन प्यारी लग रही है आपको, जो भी इक्वेशन प्यारी लग रही है, सबसे पहले उसको चूज कर लो। जैसे कि इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 2 पसंद, उससे करके देख सकते हो। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। ठीक है, ये मेरी क्या है, इक्वेशन 1। सबसे पहला जो मेरा काम है क्या है, वो इक्वेशन को चूज करना। इक्वेशन चूज कर लिया, उसके बाद क्या होगा, x की एक पोर्टेबल वैल्यू निकालना, मतलब कि एक अमान्य मान निकालना। ऐसा मान जो मतलब एक्चुअल में होना, बट हमने मान लिया कि हाँ ये x का मान हो सकता है। तो x का मान निकालने के लिए क्या मतलब है मेरा, इस चीज से मतलब है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x ही बचना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, x को छोड़कर बाकी सारी चीजों को उधर भेज दो। x के आजू बाजू ऊपर नीचे जो कुछ भी होगा ना, उसको सबको उधर भेज दो। तो सबसे पहले तो x के बगल में क्या है, 3y है, उसको उधर भेजा तो 2x इज इक्वल टू में 13 माइनस 3y, ये हो गया। अब x के बगल में क्या है, 2 है, 2 किस में, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई की डिजिट इज इक्वल टू के उधर जाती है तो किस में चेंज हो जाती है, वो डिवाइड में। तो ये क्या हो गया, डिवाइड में। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में x बच जाए, सिर्फ x बच जाए, तो समझ जाना कि आपकी इक्वेशन 3 रेडी है। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन 3। अब हमारा जो मेन काम होगा, देखो थर्ड इक्वेशन निकल गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को उस इक्वेशन में रखना है जिससे, जो इसके अलावा हो। इस इक्वेशन 3 को अब हमने उस इक्वेशन में रखना है जिससे ये इक्वेशन नहीं बनाई हो। मतलब हमने ये इक्वेशन किससे बनाई थी, ये बनाई थी हमने इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 को छोड़कर हम इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर मैंने बनाई होती ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इक्वेशन 2 से बनाई होती मैंने, तो मैं किस में रखता, इसको इक्वेशन 1 में रखता। मतलब उल्टा करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 से बनाऊंगा अपनी थर्ड इक्वेशन को, तो मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा। अगर मैं इक्वेशन 2 से बनाऊंगा
अपनी थर्ड वैल्यू मतलब ये x की वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन 2 से, तो मैं उस x की वैल्यू को, पोर्टेबल वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूंगा। समझ में आया? ओके, तो मैंने ये इक्वेशन किससे बनाई? इक्वेशन 1 से बनाई, तो मतलब इसको मैं किसके अंदर रखूंगा? 2 के अंदर रखूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना? इक्वेशन सेकंड बताओ कौन सी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू में -4। अब जहां पे भी इस इक्वेशन में आपको x दिख जाए ना, वहीं पे वो वैल्यू रख दो बस। x की वैल्यू क्या थी? ये थी। मुझे यहीं पे x दिख गया, तो मैं क्या रखूंगा इस x की जगह पे? 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू में -4। ये आ गया। अब देखो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा आगे, क्योंकि ये तो सॉल्व ही नहीं, ये फ्रैक्शन में है, ये है ही नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे अब क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम लेने का सबसे इजी तरीका क्या है? डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मतलब नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, ये इसको 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 13 माइनस 3y। ठीक है, बीच में किसका साइन है? माइनस का। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 2 2 जा 4 और ये 4y इज इक्वल टू में -4। ठीक है, ये जो 2 है डिवाइड में है, इज इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 13 माइनस 3y -4 इज इक्वल टू में -4। ये 2 था डिवाइड में, उधर गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में। लिखो अब इसको, 13 माइनस 3y माइनस का है, 3y माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। y इज इक्वल टू में 4 2 जा 8, किसका? माइनस का। ये 13 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ये 13 प्लस का था यहाँ पे, उधर गया तो माइनस का हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस और 21। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस से माइनस कट गया, 7 3 जा 21। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई ना y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू में जिसमें आपका मन करे, चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे इक्वेशन 2 में, चाहे इक्वेशन 3 में, जिसमें भी आपका मन करे उसमें आप पुट करके देख लो। सपोज करो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं अभी, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। 2x प्लस 3y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 3 इज इक्वल टू में 13। तो 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू में 13। 2x, ये 9 इज इक्वल टू किधर गया? तो माइनस का हो गया। 13 में से 9 गए 4, तो 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या होता कि अगर मैं इस वैल्यू को, y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखता, तो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू में -4। x माइनस 2, y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे? 3 इज इक्वल टू में -4। x माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू में -4। ये उधर जाएगा, तो -4 -6 था, उधर गया तो प्लस का हो गया x, और प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2। देखा? तब क्या होता अगर मैं इसको इक्वेशन थर्ड में रखता? तो इक्वेशन थर्ड मान लो मेरी क्या है? x इज इक्वल टू में 13 माइनस 3y बाय 2। तो x इज इक्वल टू में 13 माइनस 3y की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 3 इज इक्वल अपॉन में 2। तो x 13, 3 3 जा 9 अपॉन में 2। 13 में से 9 गया 4/2, 4/2 डिवाइड हो गया, बचा क्या? 2। किसी में भी रख दो। तो देखा ना भाइयों, बड़ा ही आसान, बहुत सिंपल सा, अपना ही है, मतलब अपनी चलानी है इसमें। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा मेथड था। तो ये करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपकी 3.2 आगे आने वाली एक्सरसाइज में यही आएगा। तो अगला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैंने उन्हीं दोनों इक्वेशंस को रखा है इस मेथड को समझाने के लिए भी। ये मेथड उससे भी ज्यादा इजी है। तो क्या करना है इसमें? एलिमिनेशन नाम से ही हम समझ रहे हैं कि एलिमिनेट करना है ना, वो बिग बॉस में
कि एलिमिनेशन राउंड चालू हो गया है, एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन राउंड जो भी है, मतलब एलिमिनेट करना, निकालना। तो मुझे क्या है, किसी एक वेरिएबल को यहां से निकालना होगा। निकालूं कैसे मैं? माइनस करके। कैसे हो सकता है माइनस? अगर मैं किसी एक वेरिएबल के मतलब x के या y के कोफिशिएंट को सेम कर दूं, तो अगर मैं x के या y के किसी के भी कोफिशिएंट को बराबर सेम कर दूं तो ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक तरह क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाले कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन के x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दो 2 से। नीचे वाले का कोफिशिएंट कितना है x का 1, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। ठीक है, अब कैसे लिखा जाएगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, तो क्या हो गया 2x माइनस 4y। हर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारी टर्म से, 2 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से किया तो 2x, 2 को माइनस 2y से किया तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। ये मेरी आ गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, जो हमारी नई इक्वेशन बन गई है, जिनके x के कोफिशिएंट सेम है उन इक्वेशंस को उतार लो। इक्वेशन 1 क्या थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। इक्वेशन थर्ड क्या थी? 2x माइनस 3y सॉरी 4y इज इक्वल टू में माइनस 8। उतर गया, कोफिशिएंट सेम आ गए x के। अब काम क्या है हमारा? इनको माइनस करने का। माइनस कैसे होंगे भाई? इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है। क्या हो अगर मैं नीचे वाले इक्वेशन के सारे को माइनस चेंज मतलब साइन चेंज कर दूं? इधर क्या है प्लस का, तो मैंने क्या कर दिया इधर माइनस कर दिया। इधर क्या है माइनस का, तो मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। इधर क्या है माइनस का, तो प्लस हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूट माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो ये प्लस का 2x है, ये है माइनस का 2x, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। मतलब एलिमिनेट करना था ना मेरे को, तो और एलिमिनेट हो गया। ये प्लस का 3y है, ये प्लस का 4y है। अब इस माइनस को नहीं मानेंगे हम, जो साइन हमने चेंज करके लगाया है बाद में उसको मानेंगे। 3y प्लस 4y कितना हो गया 7y इज इक्वल टू में 13 प्लस 8 कितना हो गया 21। 7 3 जा 21, y की वैल्यू आ गई 3। देखा कितना इजी है। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी रख दो, वापस से इक्वेशन 1 में रख दो। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या थी 3 इज इक्वल टू में 13। 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू में 13। ये पहले वाले की तरह ही होगा बिल्कुल। क्या आ गया 4 और 2 2 जा 4x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर मुझे ये साइन चेंज दिखते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम x के ही कोफिशिएंट को बराबर करोगे, यहाँ पे तुम y के भी कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता तुमको, नीचे में y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किससे करते तुम 2 से। नीचे वाले का y का कोफिशिएंट 2 था इसलिए मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा 2 से। ऊपर वाले का कोफिशिएंट y का कितना, y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाले को 3 से। समझ में आया। y के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए y के फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन देखो अब क्या बनती है, 2 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x प्लस का साइन है और 6y, 13 2 जा
26। 3 को करो, ये क्या गया 3x माइनस 3 2 ज़ा 6y इजिकल टू में 3 4 ज़ा 12 वो भी माइनस का। अब यहाँ तो साइन ऑलरेडी चेंज है, यहाँ में चेंज करने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ तो हमने सब इक्वेशन के लास्ट इक्वेशन के नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज किए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस माइनस ऑलरेडी चेंज है और ये ऐसे ही कट जाएगा। तो ये क्या हो गया 7x इजिकल टू में 26 में से 12 गया तो कितना बचा 14 और 7 2 ज़ा 14 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को किसी में भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो या किसी में भी रख दो, आपका सवाल हो जाएगा। तो है ना आसान। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी नॉलेज बढ़ा सके। और कुछ कमा पेशी रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे करवाओ। धन्यवाद।